चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। एक बार मैं इनका आपको चक्र समझा रहा था खनिजों का, वो एक सोचे और करे बना हुआ है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे शक्ति संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन का आपके जीवन में उठने से लेकर के सोने तक आप जो भी काम करते हैं ये सब शक्ति संसाधन में आता है, ठीक है। यहां पर वही कहानी दी गई है कि शक्ति संसाधन, आप जब उठते हैं, नहाने जाते हैं, गर्म पानी करते हैं तो उसमें भी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। आप कपड़े इस्त्री करते हैं उसमें भी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। आप जिस बस से बैठ करके स्कूल जाते हैं उसमें भी पेट्रोलियम यानी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक आपका परंपरागत और एक आपका गैर परंपरागत, राइट। चलिए, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है? जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है। एक मैं आपको, ये देखिए, उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती है एक महिला। आपके यहां ईंधन का क्या स्रोत है? आपके यहां बिजली है, आपके यहां कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम उत्पाद है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो गरीब हैं, जहां पे ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो वहां पर ये लकड़ी स्रोत है। इसी से खाना बनता है, इसी से पानी गर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ऊर्जा के दो स्रोत हो गए, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, राइट। इसमें आपका एक खनिज तेल आता है और एक प्राकृतिक गैस आता है। तो इन संसाधनों का हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है और हमें अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है, प्रत्यक्ष रूप से भी नुकसान होता है। खनिज तेल का लाभ क्या है? क्योंकि ये आसानी से परिवहनीय है टैंकर में और पेट्रो रसायनों का एक आधार है, ठीक है। इसके अलावा इसकी हानि क्या है? तेल अधिप्लावन और गैस के रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, यानी ऑक्सीजन को नुकसान होता है। और ऑक्सीजन भी हमारे जीने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, राइट। दूसरा क्या नुकसान है इसके? आप जब पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रदूषित होता है पर्यावरण, तो वो भी हमें प्रत्यक्ष रूप से नुकसान करता है, राइट। और इसके अलावा प्राकृतिक गैस, खनिज तेल के मुकाबले प्राकृतिक गैस ज्यादा सुरक्षित माना जाता है पर्यावरण के लिए। तो इसके क्या लाभ हैं? ये भी आसानी से परिवहनीय है, टैंकर के थ्रू, पाइपलाइन से हम पाइपलाइन के थ्रू गैस को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तेल और कोयले से ज्यादा स्वच्छ है और तेल से ये सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ईंधन और कोयला, राइट। ईंधन ये सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि से क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है, प्रदूषण फैलाने वाला होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है और इससे निर्वनीकरण होता है। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि वन हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है, उसमें जो जंतु हैं वो भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। आप ये कह सकते हैं कि वन में जो जंतु हैं उनसे हमें क्या लाभ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेर आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको घास आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे होता है? घास इसको हिरन खाता है। सपोज करिए कि सारे के सारे शेर मर जाएं और केवल हिरन ही हिरन हो जाए, तो क्या करेंगे? सारे घासों को चर जाएंगे। एक तरीके से धरती खाली हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, हिरन को कंट्रोल करने के लिए शेर एक आवश्यक जंतु है, ठीक है। तो आपके जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए निर्वनीकरण को रोकना आवश्यक है, ठीक है। फिर कोयला, इससे क्या लाभ है? इसका क्या लाभ होता है? एक तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है, हमने खनिज में अभी देखा था कि काफी क्षेत्रों में ये पाया जाता है, बड़े बड़े निक्षेप मिलते हैं और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। कोयले से हम पानी गर्म करते हैं, पानी से भाप बनता है, टरबाइन चलता है और उससे बिजली का उत्पादन होता है।
इसका हानि क्या है? ये प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और परिवहन के लिए भारी है। ठीक है। इसके अलावा जल विद्युत, जल विद्युत का लाभ यह है कि यह प्रदूषण मुक्त है, राइट, और सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और यह सस्ता है। लेकिन इसका नुकसान भी है, स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। स्थानीय समुदाय क्या है, ये मैं आपको एक चित्र में दिखाता हूं। ये देखिए जल विद्युत परियोजना, यहीं से हम जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये एक डैम है, डैम एक नदी को रोक लिया हमने और इस क्षेत्र में पानी भर गया, राइट। इसी को हम जब छोड़ेंगे ये प्रेशर से जाएगा और यहां पे टरबाइन लगे होंगे, उन टरबाइन को ये घुमाएगा और उस टरबाइन से बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन जिस क्षेत्र में पानी भर गया उस जगह पे पहले कुछ लोग रहते होंगे, अब उन लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा, राइट। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है जल विद्युत परियोजना का। तो हम कहां पे थे? ठीक है, जल विद्युत। और इससे क्या होता है, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है। जो क्षेत्र कम ऊंचे हैं, जो गहरे हैं, वहां पर पानी भर जाता है और इसको स्थापित करने की प्रक्रिया महंगी है। कंट्राडिक्शन कि अभी उसके पहले था इसका लाभ कि सस्ता होता है और स्थापित करने की प्रक्रिया महंगी है, दोनों में अंतर है। अगर आपने स्थापित कर लिया तो ये आपको बिजली बहुत सस्ते में देगा, लेकिन स्थापित करने में ज्यादा ये खर्चीला होता है। ठीक है। ईंधन, इसका उपयोग पकाने, उष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है, राइट। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। अब जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये जीवाश्मी ईंधन क्या है? जीवाश्मी ईंधन क्या है अभी हमने आपको समझाया था। ठीक है। इन खनिजों के भंडार बहुत सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या की दर से इनका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और इनके निर्माण की दर बहुत कम है, राइट। इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। कोयला भी, ये भी बहुत आयात में पाया जाने वाला एक जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग भी हम घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। ठीक है। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं, ये लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से दबने से बना है, राइट। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है, यानी अंदर की गर्मी। धूप का मतलब जो आपको ऊर्जा दे। ठीक है। विश्व में कोयला का अग्रणी उत्पादक देशों में है चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में कोयला का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया झारखंड में, धनबाद और बोकारो, ये सारे झारखंड में है। ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है? जिससे आपकी कार चलती है। पेट्रोलियम एक उत्पाद निकलता है जिसको बाद में रिफाइनरीज में भेजा जाता है। रिफाइनरीज का मतलब परिष्करणशाला, वहां पर भेज के उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद इससे 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है। वो होता है चिपचिपा, जैसे आपने ग्रीस देखा है, जैसे आपने और वेस्टलिन देखा है, राइट। तो ये पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। ये काले द्रव से होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसके बाद इसे रिफाइनरीज यानी परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहां ये रिफाइन होकर के यानी परिष्कृत होके, पहले ये अपरिष्कृत रहता है, फिर ये परिष्कृत होके इसमें से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को हम कहते हैं काला सोना, ब्लैक गोल्ड। ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये भी बहुत अधिक मूल्यवान है, राइट। अब पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं? ईरान, कहा था, अरबी कंट्री जितने भी हैं ये सारे पेट्रोलियम का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। ठीक है। अन्य उत्पादक देश इसके हैं अमेरिका, रूस, वेनेजुएला,
अल्जीरिया, और भारत में भी कहीं कहीं ये पाया जाता है, जैसे असम के डिगबोई में, हमने मानचित्र में भी देखा था असम का डिगबोई, और बम्बई में बॉम्बे हाई है, और इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में भी ये पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस का एक और घटक है, उसे कहते हैं सीएनजी। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रहेगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, इससे गाड़ियां चलती हैं। गाड़ियां चलती हैं तो इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। पेट्रोल और डीजल बहुत प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है, यानी जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं, हमने बताया था पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उसमें जब जीवाश्म दब जाते हैं, समय के साथ उसमें रूपांतरित होता है और वो पेट्रोल बन जाते हैं। अब समय के साथ इसमें गैस भी बनता है, तो ऊपर के स्तर में गैस रहता है। जब पेट्रोल निकालते हैं तो ऊपर गैस रहता है, तो हम पहले गैस को निकाल लेते हैं, राइट। तो इसीलिए ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं और तब निर्मुक्त होती हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, यूके और नीदरलैंड ये प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। ठीक है, भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन उपलब्ध है। विश्व के बहुत कम देशों के पास अपने प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, अब हम जो जीवाश्मी ईंधन का उपयोग इतनी तेजी से करते हैं, तो इसकी चिंता यह है कि जिस तेजी से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तेजी से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, राइट। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने की जरूरत है, उसका इस्तेमाल, कि ये नुकसान ना हो। जितना हम इस्तेमाल करें, जितना हमारे लिए जरूरत हो, हम उतना ही इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हमने बात किया जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत क्या है, वर्षा का जल या नदी का जल, इसको हम बांध बना के रोक लें और रोक करके उस बांध पर टरबाइन लगा दें, अभी हमने बात किया था, राइट। फिर वही पानी जब गिरता है डैम से, तो वो टरबाइन को घुमाता है, जब टरबाइन घुमाएगा तो इससे बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, इससे समस्या भी है, उस समस्या को भी हमने देखा था। ठीक है, भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना है। भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये परियोजनाएं किस नदी पर है, ये आपको फाइंड करना है खुद से। ठीक है, अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हो गए। जीवाश्मी ईंधन के अलावा, जैसे जीवाश्मी ईंधन क्या है कि इसके भंडार सीमित हैं और ये समाप्य होने योग्य होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो इनके समाप्त होने की प्रक्रिया तेज है। तो अब इसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढा जा रहा है कि हम और किस तरीके से बिजली उत्पादन कर सकते हैं या इनको कैसे हम बचा सकते हैं। जैसे बिजली उत्पादन के लिए हम कोयला का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो भाई कोयला को बचा लिया जाए, किसी और चीज में इस्तेमाल किया जाए। तो किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाएगा गैर परंपरागत स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर पैनल बना के हम सूर्य की ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी उसको शक्ति संसाधन में बदल सकते हैं। फिर पवन ऊर्जा को भी हम, इससे भी हम इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा से भी इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। ये सारे नवीकरणीय हैं, यानी आज आपने उपयोग किया और कल फिर से बन गया। अब इसमें समस्या बस ये उनके लाभ और हानि है, और इस पर हमने बहुत डिटेल में बात किया था, तो अभी इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सौर ऊर्जा आपने समझ लिया। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए बड़ी बड़ी चक्कियां लगाई जाती हैं, अगर इसमें फोटो हो तो, जहां पर हवाएं तेज चलती हैं, खासतौर से अपतटीय क्षेत्रों में, यानी जो समुद्र के किनारे है।
क्योंकि समुद्र के किनारे हवाएं चलती हैं और लगातार चलती हैं। वहां पे पवन एक चक्की लगा देते हैं और चक्की घूमती रहती है, वही चक्की टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से फिर बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पवन ऊर्जा। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है और ये काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। परमाणु ऊर्जा किस पर आधारित होता है? परमाणु ऊर्जा रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होता है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। ये क्या होता है? विखंडन के आधार पर काम करता है। यूरेनियम को हम एक भट्टी में डालते हैं और उस पर एक ऊर्जा छोड़ते हैं ताकि वो टूटे। जब यूरेनियम टूटता है यानी विखंडित होता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। उस ऊर्जा को हम नियंत्रित कर लेते हैं और उससे हम भाप बनाते हैं। उस भाप से फिर टरबाइन चलता है और उससे बिजली का उत्पादन होता है। तो बिजली के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स क्या हो सकता है हमारे लिए? परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से कौन है? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में परमाणु ऊर्जा कहां पाया जाएगा? एक तो आपका झारखंड और राजस्थान, इनके पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप मिले हैं। इसके अलावा थोरियम एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए एक सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा, थोरियम कहां मिलेगा आपका? केरल के मोनोजाइट में, बालू में ये पाया जाता है थोरियम, और ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब भारत में परमाणु ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर, ये वो रिएक्टर है जो मैंने आपको बताया, विखंडन के द्वारा इसमें ऊष्मा प्राप्त होता है और उष्मा से हम पानी गर्म करते हैं और उससे टरबाइन चलाते हैं। तो भारत में परमाणु केंद्र कहां कहां स्थित है? तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान के कोटा में, और उत्तर प्रदेश के नरौरा और कर्नाटक के कैगा में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि तारापुर कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। और राणा प्रताप सागर कहां पे होता है? राजस्थान। नरौरा परमाणु केंद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और कैगा परमाणु केंद्र कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा का एक और महत्वपूर्ण सोर्स हो सकता है, वो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा बेसिकली ये है कि जमीन पर कहीं कहीं आपने सुना होगा किंवदंतियों, कहानियों में, कि वहां का पानी हमेशा गर्म रहता है, या मैंने सुना है कि एक ऐसी जगह है जहां पर आप चावल डाल देंगे तो चावल बॉयल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस पानी के नीचे का जो क्षेत्र है वो कहीं से गर्म हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है। हमने एक क्लास में देखा था कि पृथ्वी के 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। कोर पूरी तरीके से लावा है, मेंटल भी एक गर्म छड़ के तरीके का है, यानी कि उसमें ऊर्जा है। अब कुछ पृथ्वी पे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ये ऊर्जा निर्मुक्त होती है, वहां पे अगर हम पानी डालेंगे तो फिर भाप बनेगा और भाप बनेगा, उससे टरबाइन चलेगा और उससे फिर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये आपका भूतापीय ऊर्जा हो गया। राइट, ये वही बात मैंने आपको बताया, प्राकृतिक दरार, यहां पर पानी रखा, पानी से भाप बन रहा है और भाप से फिर टरबाइन चल रहा है। ठीक है, कई बार एक हम क्षेत्र को पहचान लेते हैं कि भाई यहां पे अगर 10 फीट हम जाएंगे तो यहां पर हमें गर्म क्षेत्र मिलेगा, जहां पानी डालेंगे तो पानी बॉयल करने लगेगा, तो उस क्षेत्र को हम खोद देते हैं, वहां पर पानी डालते हैं, उसको कुआं बना देते हैं, उसे ढक देते हैं, फिर उससे जो भाप निकलता है उस भाप से हम टरबाइन चलाते हैं। राइट, तो ये उसी के बारे में कहा गया है। अच्छा, विश्व में ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो पहली बार बनाया गया था वो फ्रांस में। ठीक है, पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहां पे बनाया गया था? फ्रांस में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, यूएसए में। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है और लद्दाख में पूगा घाटी है, वहां पर स्थित किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका भूतापीय ऊर्जा। अब बात आती है ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय ऊर्जा ऐसे क्षेत्रों में, अपतटीय क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे जब लहरें आती हैं और लहरें जाती हैं तो उनके रास्ते में एक टरबाइन रख दिया जाता है। आने के क्रम में पानी के प्रेशर से वो टरबाइन घूमता है और उससे फिर बिजली का उत्पादन होता है। ये आप देखिए, जब लहरें इससे होकर जा रही हैं तो इससे बीच में टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन घूम रहा है। टरबाइन घूमने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक बन रही है। राइट, उस इलेक्ट्रिक का भी हम उपयोग करते हैं।
इसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, वो है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? जैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्ट मतलब कचरा, मल, चाहे वो जानवरों का हो, इंसानों का है, उनको, और मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे हम बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। राइट। बायोगैस खाना बनाने के लिए विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन हो सकता है, और इसे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी उत्पादन हो सकता है। अब जैव गैस कैसे बनाते हैं? एक टंकी बनाई जाती है और टंकी में हर तरीके का कचरा डाल दिया जाता है। उस कचरे में कुछ जीव जंतु पनपते हैं। वो जीव जंतु इनको अपघटित करते हैं। अपघटित यानी डिकम्पोज करते हैं, यानी उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं। इस क्रम में उसमें से गैस निकलता है। कौन सा गैस? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनसे क्या हो सकता है? इसी गैस से फिर हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, और इस गैस का इस्तेमाल खाना बनाने में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा हो गया। इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन जो इसका सबसे अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है वो है इसका सही उपयोग करना और इसके संरक्षण की भी बात को ध्यान में रखना। ठीक है। चलिए आज की क्लास अब